नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इन्फोटेक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो RSCET के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, मेन फ्रेम, माइक्रो, वर्क स्टेशन एंड सुपर कंप्यूटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि इनका यूज वेदर फोरकास्टिंग और एरोडायनेमिक्स और न्यूक्लियर फिजन की जो रिसर्च होती है उनके लिए किया जाता है। ये सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंड यूजर प्रोग्राम का उदाहरण है। एंड यूजर प्रोग्राम का मतलब जो आखिरी स्टेज पे जो यूजर प्रोग्राम कर पाए उसे बोल देते हैं एंड यूजर प्रोग्राम। जो हमारी एप्लीकेशन होती है वही एक एंड यूजर प्रोग्राम का एग्जाम्पल होती है। तो इसमें कौन सी एप्लीकेशन है, वो है वर्ड प्रोसेसर। ये एक एंड यूजर प्रोग्राम का उदाहरण है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट करता है और सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदान किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कि कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा को तय करने वाली कौन सी लिमिटेशन इसमें है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, स्पीड, एक्यूरेसी और डाइलिजेंस एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारे पास में स्पीड कंप्यूटर की होती है, एक्यूरेसी बहुत ही होती है और प्रिसम करने के लिए ये काम करता है, और लैक ऑफ इंटेलिजेंस मतलब इसमें बुद्धि का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। तो हमारी लिमिटेशन क्या हुई, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो हमारे पास में PDA एंड लैपटॉप, ये दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, A एंड B, ये दोनों ही हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक कथन को सही है या गलत है ये चुनना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनें। क्या ये बात सही है या गलत। अब हम बात करते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होते क्या। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ही महंगे होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि ये कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमें चेक करना है कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर, नोटपैड एंड फोटोशॉप, ये तीनों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट जो हमारे विंडोज 7 है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं कर सकते। ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, मेन फ्रेम, मैक्सी फ्रेम, मिनी एंड नोटबुक। मिनी, नोटबुक एंड मेन फ्रेम, ये तीनों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आ जाते हैं, जबकि एक मैक्सी फ्रेम कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में नहीं आता। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक है, इसके लिए हम बात करते हैं। इसके ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, यूटिलिटीज हुआ और डिवाइस ड्राइवर हुआ, ये तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र वो एप्लीकेशन होती है जिसके द्वारा हम नेट पे कुछ चीज़ें सर्च कर पाए। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम, ये तीनों ही वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर का वर्गीकरण जो किया गया है वो किन आधार पे किया गया है, वो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों ही कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी, जिसमें ABC ऑल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आउटपुट डिवाइसेज वो डिवाइसेज होते हैं जो
हमें आउटसाइड में कोई इन्फॉर्मेशन प्रदान करे। तो स्कैनर, प्लॉटर, टैप एंड सॉफ्टवेयर, हमारे पास में 4 ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी में आप कुछ चीज़ें प्रिंट आउट में ले सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। कीबोर्ड एंड माउस ये इनपुट है पर मॉनिटर आउटपुट है। प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर। प्लॉटर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। कीबोर्ड, टचपैड एंड प्रिंटर। कीबोर्ड इनपुट है, टचपैड भी इनपुट है बट प्रिंटर आउटपुट है। ट्रैक बॉल, टचपैड एंड माइक्रोफोन, ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेज है जिनके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट में प्रदान की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी, हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या ए एंड सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड हार्ड डिस्क। तो इन दोनों के माध्यम से आप कंप्यूटर के कोई भी इंफॉर्मेशन को डिवाइस में स्टोर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर के साथ में कनेक्टेड हो और सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच के रूप में प्रदान किए जाए। तो ये कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो 10, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पेज मेकर, नोटपैड एंड फोटोशॉप ये तीनों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडो 7 हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं बताइए। तो हम इसके ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है, यह बहुत महंगी होती है, ए और बी दोनों ही सही है या कोई भी नहीं। तो हम बात करते हैं कैशे मेमोरी जो सबसे बड़ी महंगी होती है और वो बहुत ही कम स्टोरेज की कैपेसिटी ऑक्यूपाई करती है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये बार बार यूज में आने वाली मेमोरी होती है जो रैम से बार बार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती रहती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होने का काम जिस मेमोरी का होता है उसका नाम है डायनेमिक रैम। ये प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? तो अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो हमारी सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट इंक का करवाए। जैसे पहले जो टाइपराइटर थे वो वाले प्रिंटर हो गए, वो सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? जो कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैनर और पढ़ता है। तो ये काम होता है एक OMR का। OMR क्या करता है कि आप अगर पेंसिल से कुछ भी कागज पर लिखोगे तो उसे स्कैन कर सकता है और उसे पढ़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है, ये सही बात है। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह होता है जिसमें बॉल शीर्ष पर स्थित होती है। मतलब ट्रैक बॉल एक माउस ही है जिसमें जो बॉल होगी वो टॉप पर होगी। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है। अब बढ़ते हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है, जॉयस्टिक इज ए गेम कंट्रोलिंग डिवाइस। हाँ, हम गेम को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है, स्कैनर इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। मतलब स्कैनर का इस्तेमाल दस्तावेज को प्रिंट करने में किया जाता है। नहीं, स्कैनर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना हो तो हम स्कैनर का यूज करते हैं। तो हमारा डी स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर। कि कौन सी मेमोरी है जो अस्थिर प्रकृति की है? रैम, रोम, पीरोम या ईपीरोम। तो हमारा करेक्ट आंसर है, रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका डेटा हमारे जब तक लाइट चलती रहेगी तब तक तो डेटा स्टोर रहेगा और जैसे लाइट चली गई तो हमारा डेटा नष्ट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, मेमोरी कैपेसिटी, हार्ड डिस्क एंड उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में जब हम चेक करते हैं तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन भी पता करते हैं, मेमोरी कैपेसिटी भी पता करते हैं और हार्ड डिस्क के बारे में भी पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में आती तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो वो कौन सा प्रिंटर होता है जो टोनर का उपयोग करता है, वो होता है लेजर प्रिंटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे अगले क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या वो स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है, कंप्यूटर कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस में से एक है। हाँ, ये हमारा एक करेक्ट आंसर है कि कंप्यूटर कीबोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए इनपुट डिवाइस। और हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो हाँ, पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अब हम इसके ऑप्शन के बारे में चेक कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें दोनों ही 2 स्टेटमेंट को सही बताया गया, वो ऑप्शन है हमारा डी। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। बार बार इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए रैम से जो मेमोरी यूज होती है वो मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए, कैशे मेमोरी होती है जो रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, DPI का विस्तृत रूप क्या है। DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंचेज। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, MIDI का पूरा नाम क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि MIDI होता क्या है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप कनेक्ट करना चाहो अपने सिस्टम में तो आप MIDI को यूज करोगे। तो MIDI का पूरा नाम क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट पैनल मॉनिटर का प्रकार है। अब हम बात करते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होते हैं। जिनकी साइज बहुत ही पतली होती है उन्हें हम फ्लैट पैनल मॉनिटर कहा जाता है, जिसके अंदर हम LCD एंड LED इन 2 कैटेगराइज वाले जो मॉनिटर होते हैं उनको हम फ्लैट पैनल मॉनिटर के रूप में जान सकते हैं। और CRT जो मॉनिटर होते हैं उनकी साइज बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, तो इसलिए वो फ्लैट पैनल मॉनिटर में नहीं आते। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए एंड सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डॉट्स के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है डॉट पिच। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर का कौन सा टाइप है, वो है इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो डेजी व्हील प्रिंटर के टाइप्स होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। निम्न एंटीवायरस में से कौन सा विंडोज 10 का इनबिल्ट एंटीवायरस है। मतलब कि कौन सा विंडोज 10 का पहले से ही एंटीवायरस के रूप में मौजूद एप्लीकेशन होती है, वो होती है विंडोज डिफेंडर, क्विक हिल, नॉर्टन एंड एवेरा। ये हमें अलग से एक्सटर्नली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, जबकि विंडोज 10 का विंडोज डिफेंडर ये एंटीवायरस इनबिल्ट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो हमारे पास में कौन कौन सा ऑप्शन है, विंडोज 8.1, मैक ओएस, लाइनक्स एंड यूनिक्स। विंडो 8.1, मैक ओएस एंड लाइनक्स इन तीनों में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड होता है, जबकि एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है, वो है यूनिक्स, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सी ऑप्शन विंडोज मोबिलिटी सेंटर में मौजूद होती हैं? ब्राइटनेस, वॉल्यूम एंड सिंक सेंटर, ये तीनों ही विंडोज मोबिलिटी सेंटर में उपलब्ध होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। विंडो एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर एंड फोर्थ वन फोटोशॉप। वीएलसी, एडोब रीडर एंड फोटोशॉप ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडो एक्सपी ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन का? वो हुआ ए, विंडो एक्सपी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीटास्किंग नहीं होती? वो है हमारा एमएस डॉस। एमएस डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हम इसके ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा ऑप्शंस है डॉस, लाइनक्स, विंडोज एंड ओरेकल। डॉस, लाइनक्स एंड विंडोज ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एक ओरेकल डेटाबेस के लिए प्रोवाइड होने वाली चीज़ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? वो हुआ डी, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है? अगर आप एक एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहो उसके लिए कर सकते हो विंडोज बटन, या फिर डिवाइस की सेटिंग के लिए जाना चाहो तब जाके कर सकते हो, या फिर सिस्टम को बंद करना चाहो तब आप कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? हम विंडोज बटन का तब यूज कर सकते हैं जब हम एप्लीकेशन लॉन्च करनी हो, डिवाइस की सेटिंग में जाना हो, सिस्टम में कुछ चेंजेज करने हो या सिस्टम बंद करना हो, तो हम सारे कार्य के लिए विंडोज का स्टार्ट बटन यूज कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी, उपरोक्त सभी कार्य के लिए हम विंडोज के स्टार्ट बटन का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टास्क बार में एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाली एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। मतलब टास्क बार में जो आपको साइड में दिखते हैं ना, जिसमें दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं सिस्टम ट्रे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? सिस्टम ट्रे। उसे हम टास्क बार नहीं बोलते, क्विक लॉन्च नहीं बोलते और स्टार्ट बटन ये भी नहीं बोलते। तो हम इसे क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं है? कि ऐसी कौन सी विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है? तो विंडो 10 एंड विंडो विस्टा में स्टार्ट बटन है, जबकि विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ विंडोज 8। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, ऑल द फाइल्स इनसाइड द डायरेक्टरी आर मूव्ड। कि डायरेक्टरी, जैसे डायरेक्टरी मतलब एक लोकेशन हो गई, उस लोकेशन पे जो भी चीज़ें पड़ी होगी वो सारी की सारी मूव हो गई। ये हमारे ऑप्शन 1 का कहना है। ऑप्शन 2 का क्या कहना है? ऑल सब डायरेक्टरी इनसाइड द डायरेक्टरी आर गॉन। कि उसके अंदर के जो भी सब फोल्डर होंगे वो सारे के सारे चले जाएंगे। हमारा तीसरा ऑप्शन है, द डायरेक्टरी इज मूव्ड बट द फाइल्स आर नॉट। ये हमारा गलत आंसर है कि डायरेक्टरी के साथ में हम फाइलों को भी मूव करेंगे। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ हमारे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वो दोनों सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो हम जैसे कंप्यूटर में लॉगिन हो जाते तब हमें जो दिखती है ना, उस चीज़ को हम डेस्कटॉप बोलते थे। स्क्रीन नहीं बोलते, मॉनिटर नहीं बोलते, डिस्प्ले नहीं बोलते, उसे हम डेस्कटॉप बोलते। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्पेस उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो फाइलों को रखने के लिए एक ऐसे डिस्क बनाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम फोल्डर बोल देते हैं, जिसके अंदर हम फाइलों को संग्रहित करते हैं, फाइलों को स्टोर करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, उसे हम
होल्डर बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस बटन पर क्लिक करके आप अपनी डिवाइस को स्लीप मोड अथवा डिवाइस को शट डाउन और रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सा बटन है जिस पर आप क्लिक करके अपने डिवाइस को रिस्टोर, शट डाउन करना हो, स्लीप मोड में डालना हो, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसका कौन सा आंसर हुआ? वो हुआ पावर बटन। एक ऐसा बटन होता है जिसके द्वारा आप शट डाउन, रिस्टार्ट और स्लीप मोड में अपने डिवाइस को रख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानिए कि कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क के स्थान को बढ़ा सकते हैं। आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन है ए, बी एंड डी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो जबकि ऑप्शन सी में हमें क्या बताया गया है कि आप अपने रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क का स्थान बढ़ा सकते हैं। ये काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि रिसाइकल बिन में अगर आप फाइलें ट्रांसफ़र करोगे तो वो आप गलती से आपने डिलीट की है तो उनको रिस्टोर कर सकते हो, पर वो आपका स्पेस नहीं बढ़ेगा उससे। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हम स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते? ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। फ्री फ्रॉम स्निप, विंडोज टूल एंड फुल स्क्रीन स्निप। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी ये तीनों ही कार्य है जो हम स्निपिंग टूल से कर सकते हैं, जबकि विंडोज टूल में जाने के लिए हम स्निपिंग टूल का उपयोग नहीं करते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? वो हुआ सी। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो हम बात कर लेते हैं कि सर्च इंजन होते क्या है। सर्च इंजन वो वेबसाइटें होती है जिनके थ्रू आप कुछ भी चीज़ें सर्च करोगे और वहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट जो इंटरनेट पर पड़े हो वो सारी चीज़ें दिखाई जाए। तो हमारे पास में गूगल, याहू और बिंग ये 3 सर्च इंजन है, जबकि विकिपीडिया एक सर्च इंजन नहीं है, वहाँ पर आप चीज़ें सर्च नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? वो हुआ ए, विकिपीडिया एक सर्च इंजन नहीं है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? कि अगर आप नेट यूज करना चाहो तब आप कौन कौन सी चीज़ें यूज करोगे? इंटरनेट सेवा, मॉडेम और ब्राउज़र, इन तीनों का यूज करना ही पड़ेगा, तब जाके आप इंटरनेट तक कनेक्ट हो सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, जिनके माध्यम से आप एक उपयोगकर्ता इंटरनेट तक पहुंच सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है .com, सेकंड ऑप्शन है .edu, थर्ड ऑप्शन है .net एंड फोर्थ ऑप्शन है .org। .com होता है वो एक कॉमर्शियल के लिए यूज होता है, .edu एक एजुकेशनल वेबसाइट के लिए यूज होता है, .net एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी पर जो ऑर्गेनाइजेशन आधारित है उनके लिए जो यूज होने वाला एक्सटेंशन होता है वो होता है .net एंड .org एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा कौन सा आंसर गलत है? वो है .net न्यूट्रिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप मतलब ISP की फुल फॉर्म क्या है? ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो करेक्ट आंसर हुआ ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर एंड डी-मॉड्यूलेटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, URL का पूरा नाम क्या है? URL का नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। करेक्ट आंसर है बी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हो। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, न कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? कहने का मतलब एक ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला क्लाइंट कौन सा है? वो है हमारा जीमेल,
क्योंकि मिंत्रा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, राउटर एक हार्डवेयर है, टॉप लेवल डोमेन एक वेबसाइट के लिए यूज होने वाली चीज़ है, तो जीमेल एक ईमेल का क्लाइंट है। इसका करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, कि डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। करेक्ट आंसर हुआ ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, कि आप इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। कम्युनिकेशन में आप यूज कर सकते हो, एजुकेशन में भी आप यूज कर सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, उपयुक्त सभी माध्यम है जिनके लिए हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है, कि कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करता। डायल अप, ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई, इन तीनों के माध्यम से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, जबकि एक डायल डाउन वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वो है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें से हमें चूज करना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हमारा पहला स्टेटमेंट है वो है इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है, एंड हमारा सेकंड स्टेटमेंट है इंट्रानेट एक कंपनी का निजी इंटरनेट है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इंटरनेट के माध्यम से आप ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट हो सकते हो। और हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो है इंट्रानेट एक कंपनी के निजी इंटरनेट है। तो इंट्रानेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है, इंटरनेट आपका पूरा ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट होता है और इंट्रानेट एक प्राइवेट कंपनी के लिए उपयोग में की जाने वाली चीज़ को बोलते हैं इंट्रानेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वो है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिखेगा, वो ऑप्शन है डी। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को संभालता है, कि आप जब नेट पे सर्च करते हो तो रियल टाइम क्या चीज़ होती है। वेब क्रॉलिंग और वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। जब भी आप नेट पे सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं सर्चिंग। इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर टॉप लेवल पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए, सेकंड लेवल पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए, थर्ड लेवल पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए। और इसका तीसरा प्रोसेस होता है वो होता है वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग के माध्यम से चेक किया जाता है कि आपकी वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो एक सर्च इंजन वास्तविक में क्या काम करता है, वो वेब क्रॉलिंग भी करता है, इंडेक्सिंग भी करता है और सर्चिंग भी करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है। तो हमें चेक करना है ऑप्शंस में से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक सर्च इंजन है। पेटीएम और फ्लिपकार्ट, ये दोनों ही ई कॉमर्स वेबसाइट के उदाहरण है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, गूगल। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है। तो अगर हम प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को अगर खोलना चाहते हैं तो हमारा मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0। आप 0 बैलेंस पे भी खाता ओपन कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, वो है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है। हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड टू यूज एंड अकाउंट सिक्योरिटी। तो हमने बात की थी ऑनलाइन बैंकिंग के बेनिफिट्स के बारे में, तो हम बात करते हैं 1 बाय 1 ऑप्शंस के बारे में। टाइम आप सेव करते हो, कॉस्ट भी आप बचाते हो और अकाउंट की सिक्योरिटी भी बढ़ाते हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है, वो है इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड टू यूज। तो ये हमारा ऑनलाइन बैंकिंग का बेनिफिट नहीं है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। तो बात करते हैं हम ऑप्शंस के बारे में। बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड को जारी करना, यही एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता है। भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, कि मतलब आप एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट कर सकते हो। हाँ, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, कि पहले आप चीज़ें परचेज कर दो, बाद में पेमेंट कर देंगे। ये भी एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन है, खरीदे और एक साथ भुगतान करें। तो क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट ये होता है कि पहले आप खरीद ले, बाद में आप पेमेंट करें। तो हमारा ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि आप खरीदते ही पेमेंट करें। तो ये क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का क्या हुआ, वो हुआ डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है, कि ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है। ओटीपी की फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। यह आपके मोबाइल पर भेजा गया एक वन टाइम पासवर्ड होता है, जो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए एज ए पासवर्ड के रूप में काम करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, महिला सदस्य को परिवार के प्रमुख के रूप में माना जाता है। भामाशाह योजना की पहल की गई थी महिला को सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए। तो इसके अंदर हम महिला सदस्य को परिवार के प्रमुख के रूप में मानते हैं। आधार कार्ड अनिवार्य है। भामाशाह योजना के तहत आधार कार्ड अनिवार्य होता ही है। हमारा थर्ड ऑप्शन है, यह सरकार द्वारा सभी नकद या गैर नकद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भी इसको बनाया गया था और कोई राशि नहीं। भामाशाह योजना के तहत आपको राशि भी प्रदान हो सकती है। तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो है हमारा डी, कि कोई राशि नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। कि यूपीआई में आप जब पुश टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आप किस चीज़ के लिए यूज करते हो, वो आप पैसे भेजने के लिए पुश बटन को यूज करते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसबीआई बडी से आप क्या समझते हो। एसबीआई बडी क्या एक गेम है, क्या वो एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, क्या वो एक बैंक अकाउंट है, या फिर हमें दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। तो हम बात करते हैं एसबीआई बडी के बारे में। एसबीआई बडी एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप अपने पैसों को फिजिकल वॉलेट के रूप में रख सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो हम मोबाइल वॉलेट वो वॉलेट होते हैं जिसको आप फिजिकल वॉलेट के रूप में यूज कर सकते हो। तो एसबीआई बडी, भीम, ये दोनों मोबाइल वॉलेट है। जबकि एक कीप आपके किसी भी थॉट को स्टोर करने के लिए चीज़ बनाई गई है। ये गूगल कीप हो गया और जनरल कीप वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जिसमें आप अपने डेली रूटीन के कुछ थॉट्स को आप लिख सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वो है कीप एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। RSCIT के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही घुमा के पूछे जाते हैं, जैसे रुपए डेबिट कार्ड से क्या आश्चर्य है, कि रुपए डेबिट कार्ड से क्या मतलब है। ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। घरेलू डेबिट कार्ड, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, सभी ATM और POS मशीन पर स्वीकृत, या उपरोक्त सभी। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रुपए डेबिट कार्ड का मतलब क्या है। रुपए डेबिट कार्ड का जब बनाया गया था तो उसे बनाया गया था सभी ATM और POS मशीन पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर तो है सी। तो इसके अदर ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, जैसे घरेलू डेबिट कार्ड हुआ, NPCI द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपको सिमिलर टाइप के मिल जाएंगे। पर डेबिट कार्ड का आश्चर्य डेबिट कार्ड से मतलब क्या है, एक रुपए डेबिट कार्ड से क्या मतलब है, वो है सभी ATM और POS मशीन पर स्वीकृत प्रदान होने वाला कार्ड क्या होता है, वो होता है रुपए डेबिट कार्ड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? पीएमजेडीवाई का मतलब है प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए लाभ के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो कौन कौन से लाभ है? 1 लाख तक की दुर्घटना बीमा कवर आपको पीएमजेडीवाई से मिल जाती है। 30,000 तक का जीवन बीमा कवर भी आपको पीएमजेडीवाई से मिल सकता है और 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी पीएमजेडीवाई से प्रदान होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ये तीनों ही लाभ है जो हमें पीएमजेडीवाई से मिलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ उपरोक्त सभी लाभ है। तो करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक बडी से निम्न कार्य किए जा सकते हैं। तो स्टेट बैंक बडी मोबाइल एप्लीकेशन से आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो? हमारे पास में 4 ऑप्शन है, पैसे भेजना, अपना विवरण देखना, अपने बिलों का भुगतान करना या उपरोक्त सभी। तो एसबीआई बडी की मोबाइल एप्लीकेशन से आप क्या क्या काम कर सकते हो? आप पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हो और कुछ बिल पेमेंट भी करने हो तो आप कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? वो हुआ डी, कि आप सब काम कर सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, *99# डायल करके हम क्या देख सकते हैं? आप बैलेंस भी पूछ सकते हो, मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हो, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ये एक यूएसएसडी कोड होते हैं जिनके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, कि हम बैलेंस पूछ सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं और फंड को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गूगल तेज में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो गूगल तेज में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया है? वो तेलुगु, गुजराती, हिंदी सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग से क्या लाभ है? ऑनलाइन बैंकिंग से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं? हम बात करते हैं, बहुत सुरक्षा होती है, समय की कम लागत होती है, किसी भी समय आप यूज कर सकते हो। तो ये तीनों ही ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है डी, ऊपर के सभी। MHRD का पूरा नाम क्या है? MHRD का फुल फॉर्म क्या है? MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो हम बात करते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होते क्या है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का मतलब इंटरनेट के ऊपर आप अपनी कुछ फाइलें रख सको, तो उसे हम बोल देते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। तो राज ई वॉल्ट एक ऐसा क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, राज ई वॉल्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो हमने अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बात कर रखी है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पर आप कुछ चीज़ें बेचो या खरीद सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है एक ई कॉमर्स वेबसाइट की श्रेणी में आती है। तो करेक्ट आंसर डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हम किस वेबसाइट से शॉपिंग नहीं कर सकते? पेटीएम, जबोंग एंड अमेजन, इन तीनों से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, जबकि एक पिंटरेस्ट वाली वेबसाइट से आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिंटरेस्ट पे लोग अपने पोस्टर्स हो गए, इमेज हो गए, कुछ अपने थॉट्स हो गए, वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो वहाँ से कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आने वाली वेबसाइट का उदाहरण है पिंटरेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी, पिंटरेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया था ट्विटर के द्वारा। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है ट्विटर, कि माइक्रो ब्लॉगिंग जहाँ पर आप करते हो वो करते हो आप ट्विटर पे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेसबुक स्पेस साइट का एक उदाहरण है। तो फेसबुक किस टाइप की वेबसाइट है? वो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अब हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती क्या है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के तहत आप अपने कुछ रिलेटिव या फिर एक कम्युनिटी के बेस पे
आप नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, तो इसे हम बोल देते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC। मॉक का पूरा नाम क्या है? मॉक का पूरा नाम है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? जहां पर आप कुछ चीज़ें खरीद सको या फिर कुछ चीज़ें बेच सको। तो ट्विटर, फेसबुक ये दोनों सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है, और फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर आप कुछ चीज़ें खरीद भी सकते हो और कुछ चीज़ें बेच भी सकते हो। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ये एक न्यूज वेबसाइट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो है सी। फ्लिपकार्ट एक एग्जाम्पल है ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है कि आप कौन सी वेबसाइट के थ्रू जॉब को सर्च कर सकते हो? हमारे पास में 4 ऑप्शन है naukri.com, amazon.com, myntra.com और पेटीएम। पेटीएम एक ई कॉमर्स का भी उदाहरण मान सकते हो या फिर एक मोबाइल वॉलेट का भी उदाहरण मान सकते हो। Myntra एक ई कॉमर्स का है, अमेजन एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, बट naukri.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप चीज़ें जॉब सर्च कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है कि राजस्थान सरकार ने कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी? तो राजस्थान सरकार ने जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम है ई बाजार। तो इस वेबसाइट पर आपको अगर जाना है तो ebazaar.gov.in पर आप जा सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? अब हमने बात की थी क्लाउड स्टोरेज के बारे में। क्लाउड स्टोरेज वो होता है जहां पर आप इंटरनेट के ऊपर अपनी कुछ फाइलें रख सको और ज़रूरत के टाइम पे उनको डाउनलोड कर सको। तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एंड ड्रॉपबॉक्स ये तीनों क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। तो हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? कि ऑनलाइन शॉपिंग आप जो करते हो वो किस टाइप का लेन देन का उदाहरण है? B2B या B2C या C2C या इनमें से कोई नहीं। तो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं तो वो किसी बिजनेस से किसी कंज्यूमर तक चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये किस टाइप का हुआ? B2C। अगर बिजनेस से किसी बिजनेस तक अगर पहुंचता होता तो उसे बोलते B2B, और किसी कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक पहुंचता तो उसे बोलते C2C। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो है B2C। ऑनलाइन वेबसाइट जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो आप बिजनेस से किसी कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हो। तो ये एक एग्जांपल हो गया B2C का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है amazon.com पर मोबाइल खरीद सकते हैं। हाँ, amazon.com पर आप मोबाइल खरीद सकते हो। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है OLX.com पर केवल पुराना सामान बेचा जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि OLX.com पर आप जरूरी नहीं है कि पुराना सामान ही बेचो, आप नए सामान को भी बेच सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पहला स्टेटमेंट सही है एंड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लाभ ई कॉमर्स से मिलते हैं? कि आप ई कॉमर्स को यूज करते हो तो कौन कौन से लाभों से आप सम्मिलित हो? वो है प्रोडक्ट रेंज, आपको प्रोडक्ट की कोई रेंज नहीं मिलती कि आपको इनमें से चुनने पड़ेंगे। कॉस्ट सेविंग, पैसों की बचत होती है। अगर आप किसी जगह पे जाते हैं तो पैसों जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें लग जाती, तो कॉस्ट सेविंग भी होती है। और आपको मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। आप बहुत सारे पेमेंट के थ्रू भी आप ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? कि जो भी ऊपर दिए गए हमें ऑप्शंस है उन सारों का यूज कर सकते हैं। ये सारे ई कॉमर्स के लाभ है। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है डिजिटल सिग्नेचर किस संस्था के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं? कि जो डिजिटल सिग्नेचर होंगे वो आपके कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाइड होंगे? वो होते हैं वेरीसाइन एंड इकोसाइन, दोनों कंपनियों के द्वारा वेरीफाई किए जाते हैं। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी। निम्न में से कौन सा
एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है कि राजस्थान संपर्क में कौन कौन से स्टेप्स आ रहे थे, उसमें से एक स्टेप ये नहीं है। रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन एंड एलोकेशन, ये तीनों ही चरण राजस्थान संपर्क में आते थे, जबकि एक स्क्रूटिनाइजेशन राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर हमने चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वो है सी कि स्क्रूटिनाइजेशन एक चरण राजस्थान संपर्क का नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क को कब शुरू किया गया था? तो राजस्थान संपर्क को जून 2014 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत हम अपनी शिकायतों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर है जून 2014, ऑप्शन ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण राशि के लिए जो ब्याज दर मानी गई थी, तो वो ब्याज दर कितनी थी? वो थी 4%। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, B2C के संबंध में सही वाक्य कौन सा है कि B2C कौन कौन सी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है? एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के बिल पेमेंट करने के लिए, तो आप बिजनेस से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए B2C का यूज करोगे। हाँ, सही बात है। दूसरा ऑप्शन है LIC भुगतान करने के लिए, इसमें भी B2C इन्वॉल्व होता है। अमेजन ऑनलाइन मार्केट, ये तो B2C का प्राइम एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, जिसके तहत अमेजन के ऊपर जो भी बिजनेस होंगे वो कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वो है डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है? तो EPS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम है बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन ए, बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है, EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है? MSP का पूरा नाम है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, जिसके तहत नियुक्त किया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को इतनी प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा दाम आप इतना ले सकते हो। तो करेक्ट आंसर है MSP के फुल फॉर्म है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार है? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कनेक्ट करना हो तो भी ये एक ई गवर्नेंस का प्रकार है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कनेक्ट करना हो, ये भी एक ई गवर्नेंस का प्रकार है। गवर्नमेंट टू सिटीजन अगर कनेक्ट करना हो तब भी वो एक ई गवर्नेंस के तहत ही आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों ही ई गवर्नेंस के प्रकार है, G2G, G2E एंड G2C। तो करेक्ट आंसर है डी, ए, बी, सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है? तो आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है? वो होती है 12, ऑप्शन सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम क्या है? FPS का पूरा नाम है फेयर प्राइस शॉप। इन दुकानों को गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर BPL में आने वाले वर्ग वाले नागरिकों को बहुत ही कम दाम में राशन की सुविधा मिलती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि कितनी होती है? वो अवधि होती है 5 साल। 5 साल के अंदर आपको पेमेंट वापस कर देना होता है जो आपने लोन लिया है BRSY के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम क्या है? तो DBT का पूरा नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके तहत भामाशाह योजना को बनाया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य बीमारी के तहत BSBY भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा राशि कितनी होती है? कि आपको जो BSBY के तहत जो आपको राशि मिलेगी वो कितनी है? वो है 30,000 रुपये। अगर आपने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना करवा रखा है तो आपको 30,000 राशि तक स्वास्थ्य बीमारी के तहत आपको फाइनेंशियल कवर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, BRSY के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं?
कि आप भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत अगर ऋण लेने जाओगे तो कौन कौन से बैंकों में जा सकते हो। नेशनलाइज्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक या उपरोक्त सभी। तो BRSY के तहत आप इन सभी बैंकों में जा सकते हो एज ए लोन अप्लाई करने के लिए। तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत कौन कौन से बैंक होंगे, वो होंगे नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है भामाशाह योजना कब शुरू हुई थी। तो भामाशाह योजना की जो स्टार्टिंग है वो राजस्थान ने साल 2008 में भामाशाह योजना की शुरुआत की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, साल 2008 में भामाशाह योजना की शुरुआत हुई थी। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है e-मित्र/CSC पर राशन कार्ड के लिए फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप http://www.emitra.gov.in पर आप जाओगे और वहाँ से राशन कार्ड के लिए आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। सहायता डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, उत्पादकता बढ़ा देता है, और उपरोक्त सभी। तो सिंगल साइन ऑन होता क्या है। सिंगल साइन ऑन एक ऐसा डैशबोर्ड है जहां पर आप बहुत सारे सुविधाओं को एक जगह पे काम कर सकते हो। ग्राहकों की संतुष्टि को भी बेहतर बनाने का काम भी सिंगल साइन ऑन से किया जाता है, और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने का जो काम है वो भी सिंगल साइन ऑन से कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ई-मित्र का पूरा नाम क्या है। ई-मित्र का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है SSO में पंजीकरण के समय कौन कौन से माध्यम का आप उपयोग कर सकते हो। सिटीजन के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हो, उद्योग के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हो, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब भी आप SSO में पंजीकरण कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव, जिनके माध्यम से आप पंजीकरण कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है ऑनलाइन बिल भुगतान करते समय के नंबर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि आप बिल पेमेंट करोगे तो के नंबर की इम्पोर्टेंट होगा ही। और हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो है SSO ID को हम अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ बी, कि स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है एंड स्टेटमेंट 2 हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है SSO का पूरा नाम क्या है। SSO का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रथम पहल है, कि भामाशाह कार्ड को सबसे पहले किसने बनाया था। तो भामाशाह कार्ड को बनाने की प्रथम पहल की थी वो की थी राजस्थान ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है। ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। ई-मित्र से, रोजगार विभाग की वेबसाइट से, या ए और बी, ना तो ए ना ही बी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ई-मित्र और रोजगार विभाग की वेबसाइट दोनों ही माध्यम से आप पंजीकरण कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, ए और बी दोनों से ही आप पंजीकरण कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। एक नागरिक को पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड नंबर के जरिए भी पंजीकरण कर सकता है और भामाशाह नंबर के जरिए भी पंजीकरण कर सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन होते हैं एक नागरिक के पास में रजिस्ट्रेशन करते टाइम में। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, ए और बी दोनों ही माध्यम से वो पंजीकरण कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो एक नागरिक को शिकायत दर्ज करने के लिए आप टोल फ्री नंबर से भी कर सकते हो, राजस्थान संपर्क के वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो, और राजस्थान संपर्क के मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हो शिकायत दर्ज। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी माध्यम से हम राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है
ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? ईपीडीएस का विस्तृत नाम है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कर सकता है। आप ई मित्र से भी कर सकते हो, सिंगल साइन ऑन की आईडी से भी कर सकते हो, या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी माध्यम है जिनके माध्यम से आप विश्वविद्यालय का शुल्क भुगतान कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है डी। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है यूआईडीएआई का पूरा नाम क्या है? यूआईडीएआई का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में एपिक क्या है? तो एपिक क्या चीज है? वो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो एपिक की फुल फॉर्म है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड से क्या आश्चर्य है? तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 12 अंक संख्या कार्ड, कि ये 12 डिजिट का नंबर कार्ड होता है। यूआईडीएआई द्वारा जारी पहचान पत्र की आईडी कार्ड है जो यूआईडीएआई द्वारा प्रसारित किया गया था। और हमारा तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों ही सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 12 अंक का संख्या कार्ड होने के साथ साथ में इसे जारी किया गया था यूआईडीएआई द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है आईआरसीटीसी एसएमएस सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है? तो आईआरसीटीसी एसएमएस सर्विस 139 नंबर पर उपलब्ध है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया था? तो कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया था? वो है यूआईडीएआई। तो यूआईडीएआई द्वारा आधार कार्ड को जारी किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो हम इसके फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो पैन कार्ड को जब आप अप्लाई करते हो तो आप कौन से फॉर्म को जरूरी भरते हो? वो है फॉर्म नंबर 49A। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, फॉर्म नंबर 49A। हमारा अगला क्वेश्चन है टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या है? तो टीडीएस का पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जब आपने सोर्स से लिया है कुछ प्रोडक्ट तब आपका कितना टैक्स डिडक्ट हो चुका है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का मतलब क्या होता है? तो पासपोर्ट का आवेदन जब आप करते हो तो पीएसके का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारा आखिरी क्वेश्चन है भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? तो पीएनआर का फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जिसके माध्यम से आप रिजर्वेशन चेक कर सकते हो, रिजर्वेशन की डिटेल चेक कर सकते हो, और जितने भी आपके टिकट करवा रखे हैं उन सारों के बारे में रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है? कि कौन सा ऑप्शन है जो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? हमारे पास में ऑप्शंस है एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज एंड लाइनक्स ओएस। तो लाइनक्स ओएस है वो एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एंड्रॉयड, आईओएस एंड विंडोज ये तीनों मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? वो है लाइनक्स ओएस, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीडीएस का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। करेक्ट आंसर है हमारा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हॉटस्पॉट के लिए
किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट के लिए आपको वाईफाई की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, वाईफाई। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड या सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें विंडोज, आईओएस एंड एंड्रॉयड ये तीनों ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, ऑल। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो जो अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है नॉगट। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो हमने चैप्टर 8 में पढ़ रखा है कि वो कौन सी एप्लीकेशन है। वो है राजस्थान संपर्क, जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायतों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, राजस्थान संपर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? पैटर्न, पिन, पासवर्ड या ऊपर के सभी? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऊपर के सभी। एंड्रॉयड डिवाइस में जो उपलब्ध एंड स्क्रीन लॉक के ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं पैटर्न, पिन एंड पासवर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऊपर के सभी, डी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फाइडेलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है गूगल के द्वारा पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया? तो गूगल के द्वारा पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था सितंबर 2008 में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, सितंबर 2008। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरण करने के लिए लोकप्रिय एप्लीकेशन कौन सी है? तो वो है हमारी शेयरिट मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से आप दो डिवाइसों के बीच में फाइलें ट्रांसफर कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, शेयरिट। निम्न में से किस कुंजी की मदद से कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो हमारे पास में कौन सा बटन होता है जिसके माध्यम से हम दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करते हैं? वो है डिलीट बटन। बैक स्पेस से आप अपने बाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करोगे और कर्सर के दाएं ओर के डिलीट करने के लिए आपको डिलीट बटन का यूज करना पड़ेगा। एंड बटन, हमारी लाइन के आखिरी तक पहुंचने के लिए हम एंड बटन का यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डिलीट बटन है, जिसके माध्यम से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करोगे। करेक्ट आंसर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन निम्न में से किस टैब में उपलब्ध होता है? तो वो होता है हमारा पेज लेआउट टैब में उपलब्ध होता है। पेज का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए वहां से आप पेज को लैंडस्केप मोड या पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, पेज लेआउट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट की स्टाइल है, जिसके माध्यम से आप अपने फॉन्ट को एक अलग प्रवृत्ति में, एक अलग रूप में स्टाइल दे सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट की स्टाइल है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सी कुंजी है जिसका इस्तेमाल आप एक नए पैराग्राफ को बनाने के लिए करते हो? वो है हमारा एंटर बटन। एंटर बटन की हेल्प से आप एक नए पैराग्राफ को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, एंटर बटन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? वो है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को कैसे प्रिंट होगा
उसको चेक करने के लिए कौन से टैब का यूज करते हो, वो करते हो आप प्रिंट लेआउट का। तो प्रिंट लेआउट पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है। तो पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप ये पेज के ओरिएंटेशन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हो। तो हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो होते हैं पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से आप अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। तो रिबन जिस श्रृंखला से बनता है उसका नाम है टैब्स, वो टैब्स की श्रृंखला से बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, टैब्स। हमारा अगला क्वेश्चन है दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जब हेडर एंड फुटर इंप्लीमेंट करते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो होता है आपके दस्तावेज को दिखाने के लिए, बहुत ही दिखावटी अच्छा करने के लिए आप करते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, दस्तावेज की दिखावटी को सुधारने के लिए हम हेडर एंड फुटर का इंप्लीमेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ए। हमारा आखिरी क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई एरिया सिलेक्ट कर रखा है, उसकी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम कौन से ऑप्शंस को यूज करते हैं, वो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। निम्न में से किसके संयोजन से एक एक्सेल वर्कबुक बनता है। तो एक्सेल की वर्कबुक बनाने के लिए आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वर्कशीट होनी चाहिए और चार्ट्स होने चाहिए, जिसके द्वारा आप एक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, वर्कशीट एंड चार्ट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है एक नेम बॉक्स से क्या आश्चर्य है। पूर्व में रहित एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है कि पहले जहां पर आप रह चुके हो उस एक्टिव सेल की लोकेशन को दिखाएगा। नहीं, फॉर्मूला बार के बाएं ओर दिखता है। हाँ, फॉर्मूला बार के बाएं ओर दिखता है, ये एक सही बात है। स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, ये एक गलत बात है। मेन्यू बार के नीचे की ओर दिखाई देता है, नहीं, ये बात भी हमारी गलत बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करोगे। तो अगर हमें किसी एक सेल या फिर किसी एक प्लेस पर जो हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है उसको कॉपी कर अगर हम कहीं और जगह पे प्लेस करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल न हो सके, इसके लिए निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है। तो वो उपयोग में लिया जाता है वो है फ्रीज पेन कमांड, जिसके माध्यम से आप कुछ सिलेक्टेड सेल्स को फ्रीज कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो हम एक सिलेक्टेड चार्ट बनाने के लिए हम कौन सी चीज़ का यूज करते हैं, वो है F11 बटन। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एक्सेल 2003, 2007 और 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सेल 2003 में जो फाइल का एक्सटेंशन था वो था XLS। उसके बाद में जो भी एक्सटेंशन रहे वो रहे XLSX। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, कि पहले साल 2003 में XLS था, उसके बाद में XLSX, XLXX। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। तो पेस्ट स्पेशल कमांड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल फॉर्मूले की बजाय एक फॉर्मूले का रिजल्ट के स्वरूप वैल्यूज द्वारा आप
पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या चीज होती है। ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। एक्सेल फॉर्मूले की मूल प्रति मिटा देता है कि एक्सेल डिलीट्स द ओरिजिनल फाइल्स ऑफ द फॉर्मूला। ये गलत है। एक्सेल क्या करता है, वो सेल के रेफरेंस में एडिट करता है और नई जगह पे फॉर्मूले को कॉपी कर देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर निम्न में से कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। लाइन चार्ट ओनली, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ ओनली, बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ ओनली। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि हम तीनों ही टाइप के चार्ट हम बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो है एक सूत्र बनाने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। सेल वैल्यूज बट नॉट द सेल रेफरेंस, कि आप सेल की वैल्यूज यूज करोगे पर रेफरेंस यूज नहीं करोगे। नॉट सेल रेफरेंस बट सेल वैल्यूज, हम दोनों ही चीज का उपयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इन सेल वैल्यूज एंड रेफरेंस, हम दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो आप पावर पॉइंट फाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। .jpg फाइल, एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। .gif को भी इंसर्ट कर सकते हैं। .wav फाइल, ये एक ऑडियो की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, हम इन सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, हम इन सभी फाइलों को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। हमारा पहला ऑप्शन है, टीचर्स के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह, या उपयोग सभी। तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये तीनों ही ऑप्शन है जहाँ पर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, कि उपयोग सभी जगह पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब चेंज होगी उसके दौरान जो इफेक्ट लगाया जाता है उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, उस इफेक्ट को बोला जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, स्लाइड ट्रांजिशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो हमारे पास में ऑप्शंस है, F5 बटन को दबाना है। हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना है। हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम को चुनना है। और हमारे पास में आखिरी ऑप्शन है, वो है ए और बी दोनों। तो अब हम बात कर देते हैं ऑप्शन सी के बारे में। रिहर्स टाइम में क्या होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को कितनी बार रिहर्सल के रूप में देखना चाहते हो, तो वो चीज़ आप करने से आप अपनी स्लाइड शो को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। बाकी ऑप्शन F5 एंड ऑप्शन बी स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, तो इन दोनों माध्यम से आप अपनी स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोशन पथ से क्या आश्चर्य है। तो मोशन पथ का मतलब क्या होता है कि एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने के लिए ये एक तरीका होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने के लिए जो तरीका होता है वो तरीका है मोशन पाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन किसके माध्यम से बनाया जा सकता है। तो एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हो, वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हो, या आपने पहले कोई प्रेजेंटेशन बना रखी हो उसको भी यूज कर सकते हो, या डिजाइन टेम्पलेट में से आप कोई भी एक टेम्पलेट उठा के प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबोव, कि हमारे पास में ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक ही जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे।
हम करते हैं प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट को यूज, जिसके माध्यम से जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन सारों का एक जैसा प्रदर्शन देख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता। तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर एक न्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हाँ, आप जैसे स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आप एक नई प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है फाइल के बाद में न्यू पे क्लिक करेंगे तब भी अपन एक नई प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। Ctrl+N का यूज करके भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। पर जो ऑप्शन सी है कि फाइल पर जाइए, फाइल पर जाने के बाद में ओपन पे क्लिक कीजिए, तो ओपन पे क्लिक करने पर आप एक नई प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वो है सी, कि इस माध्यम से हम नई प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस टाइप की सहायता से हम पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि जोड़ सकते हैं। तो वो है हमारा इंसर्ट ऑप्शन, जिसके माध्यम से हम पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट जोड़ सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, इंसर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। वायरस एक साइबर अटैक है, ट्रोजन हॉर्स भी एक साइबर अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी एक साइबर अटैक है, जबकि ई कॉमर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम चीजें खरीद और बेच सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी, ई कॉमर्स ये एक साइबर खतरा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है HTTPS में उल्लेखित S का क्या मतलब होता है। तो S का मतलब होता है वो होता है सिक्योर। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। तो करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। कि आप ईमेल का प्रयोग करते हो तो कौन सा एक शिष्टाचार के रूप में माना जाएगा। ओवर यूज द ऑल कैप्स, ये हमारा एक गलत बात है। मोर यूज ऑफ हाई प्रायोरिटी, कि उच्च प्राथमिकता वाली चीज़ों को ज़्यादा चीज़ें लिखे। हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग। तो हम रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग करना ये एक मेलिंग शिष्टाचार का रूप नहीं होता। संक्षिप्त और उच्च विषय कि शॉर्ट एंड हाई टॉपिक्स को यूज करें। तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर है कि मेलिंग शिष्टाचार में क्या होता है कि आप शॉर्ट एंड स्वीट बड़े ही अच्छे तरीके से आप मेल को रिप्लाई कीजिए या फिर मेल को भेजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से एक ISO मानक है। तो जो हमारा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए मानक यूज हुआ था वो है ISO 27001। तो ये हमारा है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किए गए थे। तो वो किए गए थे इंटरनेट के इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए इसको यूज किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है क्या कहलाता है। ये एक प्रकार के रेट्रो वायरस होते हैं जो एंटीवायरस प्रोग्राम पर बार बार अटैक करते रहते हैं कि वो अपनी पहचान को हाइड कर सके। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, रेट्रो वायरस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है। या आप उसे पसंद नहीं है, या अपराध करने के लिए, या हमारा थर्ड ऑप्शन है अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। कोई भी इंसान आपके कंप्यूटर में बिना आपकी अनुमति के प्रवेश करने के लिए जो भी रीजंस होते हैं वो उन तीनों में से कोई ना कोई एक रीजंस हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम एवं पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे।
तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जिसने हमें ईमेल प्रोवाइड की है उसको हम रिपोर्ट करेंगे कि ये एक फिशिंग स्पैम है, जिसके माध्यम से वो हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए, कि हम उन्हें ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक मजबूत पासवर्ड के लिए सही है? दोनों अपर केस एवं लोअर केस के अक्षरों में होने चाहिए। एक शब्द जो याद रखना आसान होता है, जैसे कि पालतू जानवर का नाम। हमारा तीसरा ऑप्शन है, नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण, अक्षरों, संख्या और वर्ण का संयोजन हो, या फिर आपका पूरा नाम। तो हमारा करेक्ट आंसर है, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होते हैं जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो और जिसमें कुछ लेटर्स हो, कुछ नंबर्स हो और कुछ कॉम्बिनेशंस हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। विंडो 10 में निम्न में से किसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता? इंटरनेट से हम डाउनलोड करके भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि एक वर्ड फाइल से आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं, कंट्रोल पैनल से हार्डवेयर एंड साउंड में जाते हैं, साउंड के बाद में डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करते हैं और वहां से हम एक प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। चेक करते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन, सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाके डिवाइसेज पे जाते हैं, डिवाइस पे जाने के बाद में प्रिंटर एंड स्कैनर पे क्लिक करते हैं और इसके बाद में हम ऐड ए न्यू प्रिंटर और स्कैनर पे क्लिक करते हैं। तो ये तरीका भी हमारा सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए और बी दोनों ही माध्यम से हम प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो हम अगर कोई भी बिजनेस सेटिंग में अगर उपयोग करेंगे तो वो करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के ईमेल खाते को यूज करोगे तभी आप व्यापार सेटिंग में यूज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? तो हम एक निजी ईमेल खाते का उपयोग करते हैं, वो हम POP3 के माध्यम से करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है POP3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से बिजनेस रिलेटेड हम ईमेल को यूज करते हैं और HTTP एक प्रोटोकॉल होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, POP3। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं होता? तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एज ए यूजर उपलब्ध है, जबकि एक माइक्रो यूजर के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी, माइक्रो। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस ले जाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि सिस्टम रिस्टोर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आप अपने पुराने समय में जो सेटिंग कर रखी होती है तो उस स्थिति में वापस जा सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, सिस्टम रिस्टोर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, विंडो 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर निम्न में से किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर छिपे हुए या दृश्यमान बना सकते हैं? तो वो हम कौन सा टैब यूज करते हैं? वो यूज करते हैं व्यू टैब। व्यू टैब को यूज करके हम किसी भी छिपी हुई फाइल या फिर फोल्डर को दिखाने लायक बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, व्यू। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने में निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? जैसे विंडो डिफेंडर, ये एक एंटीवायरस होता है। कोर्टाना, ये एक वॉइस से चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है। फोल्डर लॉक का मतलब आप किसी भी फोल्डर को लॉक कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, कि फोल्डर लॉक के हेल्प से हम
किसी भी फोल्डर पर लॉक लगा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसके द्वारा आप किसी प्रोग्राम को विंडो 10 से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो हम चेक करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। सेटिंग्स में जाके एप्स एंड सर्विसेज पे क्लिक करोगे, वहां से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, सही बात है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे, फिर प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, फिर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे क्लिक करोगे, तो वहां से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है टास्क बार, जहां से हम डिलीट नहीं कर सकते। तो हम चौथे ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है ए और बी, दोनों ही माध्यम से हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो है ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या होता है। तो ईमेल में बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके तहत हम किसी अलग पर्सन से छुपा के हम किसी ईमेल को भेज सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्न में से एक सीडी या डीवीडी एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है कि एक नॉर्मल सीडी या डीवीडी की जो चलने वाली कैटेगरी होती है वो नहीं है। 630 GB चलती रहती है, 4.7 GB ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, 9.4 GB ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। पर जो डी है 13 GB कभी भी आपको मार्केट में नहीं मिल सकती। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्म HDMI में HD से क्या आश्चर्य है। तो HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है कि जब आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हो तो कौन सा विकल्प नहीं आता। कंप्यूटर ओनली, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट और एक्सटेंड। कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट एंड एक्सटेंड ये तीनों कनेक्टिविटी के टाइम पे आते हैं, जबकि एक इन्वर्टेड कंप्यूटर की कनेक्टिविटी के टाइम पे नहीं आता। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो है बी, इन्वर्टेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीजीए केबल में कितने पिन होती है। तो वीजीए केबल में कितने पिन होती है, वो होती है 15 पिन। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, 15। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम कंप्यूटर से हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है प्रिंटर। ईमेल से हम हार्ड कॉपी नहीं निकाल सकते, फैक्स से हम हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, पर फैक्स से हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके फैक्स से हार्ड कॉपी नहीं निकाल सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रिंटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आश्चर्य है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फोटो को मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ओरिजिनल फोटो को आप यूज करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से हम कर सकते हैं, पर ये एक फोटो के ऊपर ही काम करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा LCD प्रोजेक्टर का प्रकार है। तो हमारा LCD प्रोजेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लैट पैनल और लेजर ये LCD प्रोजेक्टर नहीं होते, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड ये LCD प्रोजेक्टर होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, CD में किसी फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो CD में जब भी आप किसी फाइल को कॉपी करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बर्निंग बोला जाता है। उसे स्टोरेज भी नहीं बोला जा सकता, उसे कॉपी भी नहीं बोला जा सकता और पेस्टिंग भी नहीं बोला जा सकता। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बर्निंग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हो। तो हम कौन से कमांड का उपयोग करते हैं, वो करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि फाइल प्रीव्यू के माध्यम से हम फाइल को देखेंगे, प्री प्रिंट के माध्यम से ऐसा कोई कमांड होता ही नहीं है। और प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा कमांड होता है जिसको हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने से पहले देख सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो है पेन ड्राइव को जोड़ा जा सकता है। तो पेन ड्राइव को हम किस किस से कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं,
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव, कि आप पेन ड्राइव को हर किसी माध्यम के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।